बेटी स्विगी में से पिज़्ज़ा खाना है मुझे, ऑर्डर करो और पिज़्ज़ा को ऐड टू कार्ट करके डायरेक्ट पेमेंट लिंक पे आ जाओ। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो साइन इन कर रहा है, खुद से वो लोकेशन भी सिलेक्ट करेगा। उसके साथ साथ हमने सिर्फ पिज़्ज़ा की इंस्ट्रक्शन दी है, तो ये कोई भी रैंडमली पिज़्ज़ा सिलेक्ट कर देगा। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें लगता है वो एआई रेस में काफी पीछे रह गए हैं। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग चैट जीपीटी से लेके अभी जो करंटली चल रहा है एआई एजेंट्स, वहां तक की जर्नी क्या है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए और किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ये पूरे फ्लो को जब आप समझ जाएंगे तब आपको आने वाले जो भी चीज़ होने वाले हैं एडवांसमेंट, उसके बारे में आपको क्लैरिटी होगी और आपको पता होगा किसकी वैल्यू है और कौन सिर्फ बस बोलने के लिए है। आपने सुना होगा ना, डेविन करके एक एआई आया था जिसने क्लेम किया था कि वो एक एम्प्लॉय से बेटर काम कर सकता है, लेकिन पता चला कि उसने फेक डेटा शो किए थे। तो ऐसे मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। जब आपको कोई पहले एआई मेंशन करता था तब आप ये सोचते थे कि हाँ, सबसे पहले वो जॉब खाएगा लेबर्स का, उसके बाद अगर वो थोड़ा बहुत एडवांस हुआ तो फिर जॉब खाएगा उससे थोड़े हाई सैलरी का, फिर उसके बाद आएगा एम्प्लॉयज़ पे, फिर आएगा आईटी वाले एम्प्लॉयज़ पे। तो मतलब ये था ये फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चेन टू हायर लेवल, लेकिन वो यहाँ पे उल्टा रहा है। तो कुछ तो अलग हुआ होगा उस टाइम, जो एआई उस टाइम कुछ अलग माना जाता था, आप कुछ अलग माना जा रहा है। तो असल में बात क्या है, पहले के ज़माने में जब एआई का नोशन था उस टाइम एआई के नोशन के लिए हम लोग के पास करंट टर्म्स थे आरएनएन और सीएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। इन दोनों का मतलब बेसिकली अगर मैं बताऊँ काम क्या था कि वो जो भी टास्क वगैरह करते थे, जैसे कि मान लीजिए मैंने उसे एक सेंटेंस दिया है तो वो हर वर्ड को सीक्वेंस वाइज एनालाइज करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, जब वो आगे बढ़ते थे तो वो पहले के वर्ड्स को भूल जाते थे या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस में एक प्रॉपर एक सिंगल मीनिंग नहीं निकाल पाते थे। इस चीज़ को चेंज किया गूगल के एक नए पेपर ने जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड, जहाँ पर गूगल ने इंट्रोड्यूस किया ट्रांसफॉर्मर्स को। उसका क्या काम था, वो पूरे के पूरे सेंटेंस पैराग्राफ या फिर ऐसे को एट अ सिंगल इंस्टेंस, एट अ सिंगल ग्लांस उससे वो देखता था और उसका एक मीनिंग निकालता था। बेसिकली हर एक वर्ड का वहाँ पे उसको वेक्टराइज करते थे और उस वेक्टराइज करके हम हर एक वर्ड का दूसरे वर्ड से जो भी उसके वेटेज हैं, जो इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हर एक वर्ड का जब हम लोग इंपॉर्टेंस निकालते हैं हर एक दूसरे वर्ड से, वो भी एक सिंगल इंस्टेंट पे, तो हम जो उसका मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट है उसको मेंटेन कर पाते हैं, जिस कारण से हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को। इसी तरह हमारा एनएलपी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब यहाँ से हमारे आते हैं बहुत सारे नए नए एलएलएम मॉडल्स जो कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो जो पहला जो मॉडल आया था बर्ट, जिसको गूगल ने निकाला था, जिसको आप हम लोग जेमिनाई बुलाते हैं। उसके बाद आया था जीपीटी 2, जीपीटी 3 वगैरह वगैरह। तो जो ये एलएलएम्स वगैरह थे इनका क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा था कैपेबिलिटी कंटेक्स्ट को मेंटेन करके आपको आपके करेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना, एग्जैक्ट आंसर देना। इसके बाद क्या होगा कि जब मान लीजिए आप कोड लिख रहे हैं, आपको कोड में कोई अगर एरर आता है तब क्या करते हैं, उस एरर को वहाँ से कॉपी करते हैं, जीपीटी पर आते हैं, वहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर आपको वहाँ से जो आता है रिस्पॉन्स आप उससे वहाँ से उठा के अपने वापस कोड में पेस्ट करते थे। ये उस टाइम चला था जब आया था चैट जीपीटी। इनफैक्ट ये इतना अच्छा चीज़ था उस टाइम पे, मुझे उस टाइम HTML CSS ना आते हुए भी, मतलब मेरा ऐसा लेवल था कि मुझे HTML और CSS भी नहीं आता था। उसके बावजूद मैंने एक पाइथन ऑटोमेशन बनाया जो कि एक क्लिक करने पे रील्स बनाता था और उसे मेरे यूट्यूब पे अपलोड भी करता था। उस लेवल ऑफ नॉलेज के होते हुए भी मैंने इतना अच्छा एक ऑटोमेशन बना पाया था सिर्फ चैट जीपीटी के हेल्प से। तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन था ये। इसके बावजूद इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट हुए उस टाइम से। ये तो बस बिगिनिंग फेज था, चैट जीपीटी हमारा बिगिनिंग था। ये ऑटोमेशन जो मैंने बनाया ये बिगिनिंग था, ये कोई भी कर सकता है और काफ़ी इजीली कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अभी तो मैंने बताया कि मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था। इसको सॉल्व करने के लिए कोपायलट आया। कोपायलट क्या था, वो एक एक्सटेंशन था VS कोड का, जिससे क्या होता है कि अगर मुझे कोई एरर आ रहा है मेरे किसी फाइल के कोड में, किसी कोड के फाइल में, तो वो वहाँ से उस एरर को वहाँ से पकड़ लेगा, उसको वहीं से सॉल्व करके मेरे कोड में पेस्ट कर देगा। ये कैपेबिलिटी आई थी कोपायलट के थ्रू। इसे भी हम लोग जब नेक्स्ट लेवल लेके गए, जो फिर हमारा कर्सर आया, कर्सर जैसे IDEs आए जो कि क्या करते हैं, हमारे पूरे के पूरे फाइल स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कहीं से भी कोड उठा के किसी जो भी हमारे कनेक्शंस होते हैं कि मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ से फेच किया है, इसका स्टेट मेरा यहाँ से मैनेज हो रहा है, उस पूरे के पूरे फ्लो को समझता था और अपने आप खुद ब खुद सारी चेंजेस को सही जगह पे करता था। ये हमारा एक नेक्स्ट लेवल एडवांसमेंट हुआ। और भी बहुत सारे SaaS भी आ गए, जैसे बोल्ट हो गया, लवेबल हो गया। ये सब क्या कर सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा साइट ऑनलाइन बना के हमें दे सकते हैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के बेसिस पर। इस पॉइंट पर मैं वाइब कोडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। इसका मतलब यही है कि बिना आप कोडिंग के नॉलेज को यूज़ किए आप सिंपल प्रॉम्प्टिंग के बेसिस पे एक सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। इसे ओवर हाइप किया है कंपनीज ने ताकि उनके सब्सक्रिप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। लेकिन मैं पहले बोलूँ, अगर आपको एक सीरियस कोडर बनना है तो आप इससे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, बिल्कुल भी ट्राई नहीं कीजिएगा बिना कोडिंग नॉलेज के एक सॉफ्टवेयर बनाने का। आप बाद में जाकर बहुत पछताएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह होती हैं जिसको आप बिना कोडिंग के नॉलेज को सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये जो हो गया कि हमें सिर्फ वो हमें रिस्पॉन्स दे सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो उस कोड को रन नहीं कर सकता है। इसके लिए हमारे पास आए एजेंट्स। एजेंट क्या होता है कि एजेंट आपके पास
आपको कैपेबिलिटी देता है कुछ ऐसा करने का जो कि एलएलएम नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसका मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो लैंगचेन, लामा इंडेक्स, क्रू एआई, ये हमें पावर देते हैं एलएलएम को टूल से लिंक करने का। एजेंट क्या है, इसे आप मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या क्या करता है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने क्या किया, मैंने अपने कोड में जो एरर थे उसको मैंने सही किया और फिर मैंने उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने उसे रन किया। ये जो रन कॉपी पेस्ट वाला जो काम है ये एक एजेंट यानी कि एक एम्प्लॉय कर सकता है। अब बात यह है कि एजेंट भी अब बहुत सारे आने लगे। अब जैसे कि अगर आपको कोई टिकट बुक करना है फ्लाइट का, तो आपके पास सिर्फ एक काम नहीं है, आपको यहाँ पे चेक करना है वेदर, आपको चेक करना है करंट फ्लाइट प्राइसेस, आपको सबको कंपेयर करना है और बेस्ट फ्लाइट को बुक करना है। तो इस सब काम के लिए अलग अलग एजेंट्स बने हुए हैं, वेदर के लिए अलग, फ्लाइट चेकिंग के लिए अलग, ईमेल सेंड करने के लिए अलग, तो इस हर काम के लिए यहाँ पे अलग अलग एजेंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे अलग अलग एजेंट्स को आपस में कम्युनिकेट कराएंगे। तो इसका उस टाइम पे कोई स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। फिर यहाँ पे आते हैं एमसीपी सर्वर्स। एमसीपी सर्वर्स क्या करते हैं, वो एक तरह का राउटिंग सिस्टम है जहाँ पे आपको हर एक एजेंट का एक जेसन फाइल होता है, उसमें पता होता है कि उसका क्या एंड पॉइंट है, क्या उसका काम है, क्या उसको चाहिए पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, और क्या वो हमें वहाँ पे से करेगा रिटर्न। तो ये जेसन फाइल को वो एनालाइज करता है और फिर हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको करेक्ट राउट पे भेज के हमारा एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन यानी कि ए टू वे कम्युनिकेशन को यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है। ये यहाँ पे काम था एमसीपी सर्वर्स का। मैं यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन हर चीज़ का, बता रहा हूँ कि क्या हमारा फ्लो रहा था। आप हर एक टर्म के बारे में अलग से नॉलेज गेन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये टर्म्स हैं जो आ चुके हैं और आ रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग करंटली एआई एजेंट्स पर हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं ये हमारा जॉब खाएगा, बहुत लोग बोलते हैं ये हमामा फ्यूचर है। तो क्या इसमें कितना सच्चाई है, कितना झूठ है? तो हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत जगह पे ये ओवर हाइप्ड है और काफ़ी जगह पे ये अंडर हाइप्ड भी है। हम लोग अभी एआई एजेंट का सही यूज़ नहीं समझ पा रहे हैं। अब जैसे कोई अगर बोलेगा कि मैं इस एआई एजेंट को यूज़ करूँगा अपने ईमेल सेंडिंग वगैरह के लिए, ईमेल नोटिफिकेशन के लिए, कि हाँ अगर मेरे टीम में कोई ज्वाइन करता है, मेरे चैनल को कोई ज्वाइन करता है तो मुझे एक ईमेल आके मुझे पता चल जाए, तो ये एआई एजेंट का काम नहीं है। ये सिंपल एक वर्कफ्लो है। आप देखिए, वर्कफ्लो और एजेंट में क्या डिफरेंस है। एजेंट के पास कैपेबिलिटी ये है कि वो एलएलएम के रिस्पॉन्स है, जैसे कि बहुत सारे वहाँ पे एलएलएम होते हैं हर स्टेज पे, वेदर के लिए अलग, टिकट बुकिंग के लिए अलग, ईमेल के लिए अलग, हर तरह पे आपके पास एजेंट और एलएलएम है। तो हर एलएलएम का एक अलग रिस्पॉन्स हो सकता है और यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे कोई फ्लो कि हाँ ये 3 चीज़ ही होकर जाएगा। नहीं, अगर एलएलएम को कोई ऐसा आया रिस्पॉन्स जिससे उसे लगता है कि हाँ मुझे एक और स्टेप करना पड़ेगा, तो वो एजेंट वो स्टेप भी कर सकता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सिंपल एक वर्कफ्लो बनाया है तो वो उसका कैपेबिलिटी नहीं है। जो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए हैं वो 3 पॉइंट्स के थ्रू होकर जाएगा। लेकिन एजेंट के पास ये पावर है कि वो अपने खुद से एंड पॉइंट्स को हिट कर सकता है और एक वर्कफ्लो से बाहर जाके अपना काम को कंप्लीट करने का पावर रखता है एजेंट्स। ये इसका पावर है। तो इसके जो अभी यूज केसेस हैं काफ़ी लिमिटेड हैं, नहीं आई मीन बोलूँगा काफ़ी अभी इतने अच्छे तरह से एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। बट ये तो कॉमन सेंस है कि हाँ सिंपल कामों के लिए हम लोग एजेंट्स को यूज़ करेंगे। तो ये मतलब किलिंग ऑफ मॉस्किटो मतलब बजूका वाला सीन हो गया ना, कि आप एक मच्छर मारने के लिए आप एक बजूका चला रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनाता। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या क्या कवर किया है। मैंने शुरू किया आपको CNN RNN से, उसके बाद मैं आपको लेके गया ट्रांसफॉर्मर्स तक, कैसे उसे बहुत सारे एलएलएम्स का राइज हुआ, चैट जीपीटी आया, जेमिनाई आया, कोपायलट आया, कर्सर आया। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे बहुत सारे सैस आए, बोल्ट्स, लवेबल एजेंट्स वगैरह आए, एआई एजेंट्स के ए टू वे कम्युनिकेशन हुए एमसीपी सर्वर्स के थ्रू। तो ये आप इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं जो आपको आने वाले टेक्नोलॉजी के बारे में तैयार रखेगा।